नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल का दिन बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन कल अपनी ताकत दिखाने जा रहा है। पहले बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ एक जीप पर बैठे हुए दिखाई दिए, और कल आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक जीप पर बैठे दिखाई देंगे। प्लानिंग ये की गई है कि पहले कुछ दूर तक दोनों नेता पैदल चलेंगे, पैदल मार्च करेंगे, जनसभा, उसके बाद फिर जीप पर सवार होंगे। उसके बाद एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग की जाएगी, यानी कि जनता को संबोधित किया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जुड़ चुके हैं और मयंक भाई जुड़ चुके हैं। उन दोनों के पास चलेंगे, लेकिन कल का दिन बहुत अहम है। अब तो प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। मुरादाबाद से उन्होंने आज अपनी यात्रा की शुरुआत की और कहा कि मैं अपने ससुराल आई हूं। जी हां, मुरादाबाद में ही उनका ससुराल है, और उन्होंने जो बातचीत की शुरुआत की तो अपने ससुराल का जिक्र करते हुए इस यात्रा की शुरुआत की है, आगे बढ़ी है। इसी पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चंद्रकांत के पास चलते हैं। चंद्रकांत, इस यात्रा को कैसे देखा जाए? क्या ये कहा जाए कि आगरा से यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी ताकत दिखाने जा रहा है? अखिलेश यादव जब यहाँ पर मंच साझा करेंगे, मंच का मतलब मेरा ये है कि जब गाड़ी पर बैठेंगे, एक साथ दिखेंगे एक फ्रेम में, तो क्या एक बड़ा मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, देश में यात्राओं का जो इतिहास है वो बेहद रोचक और बेहद दिलचस्प रहा है। इस देश में जब जब यात्राएं निकाली गई हैं तो उनका असर देखने को मिला है। चाहे आप किसी आंदोलन को लेकर यात्रा को देखिए, सियासी मुद्दों को लेकर यात्रा को देखिए, या राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए निकाली जाने वाली यात्राओं को देखिए। अ, पिछले वक्त में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उसका परिणाम यह हुआ कि राहुल गांधी को हिमाचल प्रदेश में सफलता मिली, राहुल गांधी को कर्नाटक में सफलता मिली, और इसके उदाहरण कई बार दिए जाते हैं। हम सीधे अगर उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो आप अगर याद करेंगे 2012 का वक्त, उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाई थी, और वो साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश में चर्चा में बनी, और 2012 में समाजवादी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिला। 226 सीटें समाजवादी पार्टी अपने दम पर जीती और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। यहां इस बात का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जिस तरीके से हमने देखा कि मुरादाबाद में, क्योंकि प्रियंका गांधी बीते कुछ वक्त से अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन आज जब मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी मौजूद थी, और प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद के साथ जो उनका रिश्ता है, मुरादाबाद उनकी ससुराल है, वो मुरादाबाद की बहू है, और प्रियंका ने पूरा जोर देकर इस बात को कहा कि मुरादाबाद वालों, मैं अपनी ससुराल में आई हूं। यानी पॉलिटिकल एंगल तो है ही, एक इमोशनल एंगल देने की भी कोशिश की गई। अब आपने जो बात की अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर, देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच अलायंस का ऐलान हो चुका है, सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, और कल ये पहला मौका होगा, बेहद अहम तारीख 25 फरवरी की, जब आगरा में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ नजर आएंगे, पैदल मार्च करते हुए दिखेंगे, जीप में बैठकर यात्रा करते हुए नजर आएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल वहां से दोनों नेता, माफ करिएगा, तीनों नेता, प्रियंका, अखिलेश और राहुल, ये तीनों नेता कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, एक संदेश तो बिल्कुल साफ है कि एकजुटता का मैसेज देना है दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को। जाहिर सी बात है, जब गठबंधन हुआ है तो कुछ जिलों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी। कहीं कहीं पर सपा के कार्यकर्ता नाराज होंगे, कहीं पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज होंगे कि फलानी सीट हमसे ले ली गई, फलानी सीट उनको दे दी गई। तो उन तमाम नाराजगियों को दूर करने के लिए जब दोनों नेता माइक संभालेंगे तो वो कार्यकर्ताओं को संदेश भी देंगे। और देखिए, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठजोड़ हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, इसने बेचैनी तो बढ़ा दी है। बेचैनी इसने एनडीए में शामिल सभी घटक दलों की भी बढ़ा दी है। और क्योंकि ये यात्रा जिस बेल्ट में जा रही है, आपके हाथरस, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जिस बेल्ट में जा रही है, ये इस बेल्ट के जो नेता हैं, इस बेल्ट के जो क्षेत्रीय छत्र है, उनको भी टेंशन हो रही है। और 7 साल बाद 2017 में राहुल और अखिलेश साथ साथ नजर आए थे, और 7 साल बाद ये दोनों युवा नेता एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। यानी बहुत सी परिस्थितियां बदली हैं, बहुत सी सियासी करवटें हो चुकी हैं, लेकिन कल का दिन
कल का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम होने वाला है। इत्तेफाक देखिए चंद्रकांत, देखिए इत्तेफाक देखिए, 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए थे और 2024 में 17 ही सीटें दी हैं अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को। तो ये 17 का भी कोई गणित है क्या, या फिर ये 17 लकी नंबर है क्या, या इसके पीछे कुछ हो सकता है? ये भी बहुत हो सकता है कि ये जो 17 है ना, ये 17 एनडीए के लिए बड़ा खतरा भी बन जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। महंग भाई के पास चलेंगे। महंग भाई, आपका क्या आकलन है, जब कल एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आएगी तो उस वक्त क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, ये तस्वीर वही 2012 की, सॉरी 2017 में जब साथ आए थे दोनों, तब की याद दिलाएगी। हजरतगंज में हमें याद है उस समय दोनों का जलसा निकला था। दोनों एक साथ खुली जीप, ऊपर बस थी और बस पे सवार हुए थे और काफी ज्यादा भीड़ थी और जोश था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और साथ में अखिलेश यादव के समर्थक जितने थे सब बहुत उत्साहित थे और काफी अच्छा लग रहा था कि सरकार बनाएंगे, ये लोग सत्ता में आएंगे। लेकिन पिछली बार ये लोग चूक गए थे। कल यही नजारा सेम आगरा में देखने को मिलेगा। आगरा में जो माहौल होगा वो भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि सपा के कार्यकर्ता, आज आप देखिए कि भीड़ बहुत दिखी है, अभी अखिलेश नहीं शामिल हुए हैं, उनकी भीड़ मुरादाबाद में बहुत ज्यादा सपा समर्थक साथ आए हैं। तो कल आगरा में जो नजारा होगा वो अलग होगा और भीड़ बहुत उत्साहित है, कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं, नेता भी उत्साहित हैं। और पिछली बार हमने देखा, जो आप तस्वीरें भी चला रहे हैं, कि साथ में राहुल और अखिलेश दोनों हैं, हाथ हिला रहे हैं। इस बार प्रियंका भी रहेंगे साथ में, ये 3 लोग रहेंगे। ये कुछ और दिलचस्प होने वाला है, नजारा अच्छा होगा और जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा। बस यही देखना होगा कि ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा। ये बहरहाल दूर की घोड़ी है, बहुत दूर का है, लेकिन अभी कल की जो बात करें वो काफी ज्यादा उत्साहित होने वाले हैं सभी कार्यकर्ता, और इसको लेकर सभी पार्टी, दोनों पार्टियों के नेता हैं वो भी, क्योंकि ये बहुत दिनों से अधर में लटका हुआ गठबंधन था। एक समय ऐसा आया था कि लग रहा था कि अब यूपी में गठबंधन नहीं होगा, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी 80 लोकसभा सीटों पर। लेकिन वो अचानक परिवर्तन हुआ और बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाई इन दोनों पार्टियों ने मिलकर, और एक बड़ा राजनीतिक घटक दल तैयार हुआ गठबंधन का, जो 17 पर कांग्रेस यूपी में लड़ रही है, बाकी 63 पर समाजवादी पार्टी। कहा जा रहा है चंद्रशेखर को भी 1 सीटें देंगे। अगर ये 3-4 नेता एक साथ आते हैं एक मंच पे तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, और ये बीजेपी के लिए उतना ही घातक साबित होगा जितना बड़ा ये मंच तैयार होगा। नहीं, मुझे चंद्रकांत, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अभी शांत बैठी हुई है, वो सारे गुड़ा भाग देख रही है। आपको नहीं लगता है क्या टिकट बंटवारे में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है? आराम से भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है, राम मंदिर का मुद्दा लेकर आगे चल रही थी। प्रधानमंत्री आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक कदम आगे सोचती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कुछ कहते हैं। कहते हैं कि भाई देखिए, आपने अभी प्रचार शुरू भी नहीं किया है, अभी आप घर से नहीं निकले हैं, और प्रधानमंत्री जो है वो चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। 12 मास भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, तो लड़ाई यहां पर बड़ी है इंडिया गठबंधन की, इतना आसान नहीं होने वाला। देखिए, मैं या कोई भी जो इस पूरे यात्रा का या पूरी सियासी घटनाओं का आकलन करेगा, वो मुझे नहीं लगता वो ये मानेगा कि ये लड़ाई छोटी है। कोई नहीं मान रहा कि ये लड़ाई छोटी, लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत लंबी है। और लड़ाई को पिछले 3-4 चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस या समाजवादी पार्टी चुनाव को लड़ते चले आ रहे हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि पुराने ढर्रे पर अब चुनाव नहीं होने वाला। तो देखिए, अगर ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी सक्रिय हैं, अमित शाह सक्रिय हैं, या भाजपा के तमाम नेता सक्रिय हैं, तो अखिलेश भी सक्रिय हैं, राहुल भी सक्रिय हैं, राहुल भी लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं, अखिलेश भी लगातार अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए, कल वो मुजफ्फरनगर में थे, उसके पहले वो बाकी दूसरे जिलों में थे। मतलब अखिलेश, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव घर में बैठे हैं, और अगर वो लखनऊ में भी बैठे हैं तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हलचल है, जिसको आपने खुद कई मौकों पर कवर किया, आपने देखा मीटिंग अंदर चल रही है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव के खेमे में या समाजवादी पार्टी के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ, कतई सन्नाटा नहीं है। अगर सन्नाटा होता तो जो 30 से ज्यादा सीटों का ऐलान हो गया, ये कैसे हो गया, हमें इसको भी तो समझना पड़ेगा। 30 से ज्यादा सीटों का ऐलान भी तो हो गया, तो ये बगैर मंथन के, बगैर मीटिंग के तो नहीं हुआ। लेकिन अब जब दोनों नेता अखिलेश और राहुल दोनों एक मंच पर आ रहे हैं, दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं, तो इसका संदेश व्यापक होने वाला है। और इसका असर, जैसे मयंक जी ने भी एक बात कही कि दोनों साथ में तो आएंगे, लेकिन
ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, अभी वोट की बात करना, वोट की बात इलेक्शन के दिन होती है, वोटिंग के दिन होती है। अभी वोट की ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बात यह है कि देखिए, एक बात तो आप और हम और मैं जी तीनों बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता अखिलेश यादव को दीवानगी की हद तक चाहते हैं। और कल इस बात के प्रमाण हमको आपको देखने को मिलेंगे जब आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी, राहुल गांधी पहुंचेंगे, प्रियंका पहुंचेगी। और जब चंद्रकांत यहाँ पर जो मयंक बोल रहे थे बात कि भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ दिख रही है, लोग आ रहे हैं, कल ये पावर डबल हो जाएगी। आज से ही हमने देखा है, मुरादाबाद आज से शुरू हुई है, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आए, वहां पर कार्यकर्ता आए। जब अखिलेश यादव जाएंगे तो वहां पर इससे डबल लोग पहुंचेंगे। लेकिन ये भीड़ वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाती? क्यों यहाँ पर चुनाव दर चुनाव यहाँ पर विपक्ष हार जाता है? 2014, 2017, 2019, 2022 उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात कर रहा हूं मैं। देखिए अनुज जी, 2014 में ऐसा कोई गठबंधन नहीं था। 2014 में सपा अकेले लड़ रही थी, बसपा अकेले लड़ रही थी, कांग्रेस अकेले लड़ रही थी। 2019 जब आया, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, लेकिन उसका फायदा अगर आप देखिए तो ज्यादा फायदा उस समय, अगर 2019 में अगर इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो जाती तो परिणाम कुछ और होते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 6% वोट, सीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 6% से ज्यादा वोट कांग्रेस लेकर चली गई। 18% के आसपास वोट बसपा को और 19% के आसपास कांग्रेस को मिला। तो अगर वो 6% वोट भी इनके खाते में जुड़ जाता तो सीटों का गणित कुछ बदल सकता था। 2014 में कोई अलायंस नहीं हुआ, 2019 में सपा बसपा का अलायंस हुआ। उसमें भी हमको ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ी, 5 सीटें जीती, लेकिन 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पोजीशन पर थी। और अगर कांग्रेस से अलायंस हो जाता, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी 8,000 वोटों से, 10,000 वोटों से, 13,000 वोटों से वो सीट हार गई। तो ये तो गठबंधन की बात है। हां, अब मैं मानता हूं कि ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का 2024 को लेकर, ये इस गठबंधन को मैं सपा बसपा के गठबंधन से ज्यादा बेहतर मानता हूं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में 2019 में दलित वोटर्स थे, वो दलित वोटर्स बहुत हद तक सपा में शिफ्ट नहीं हुए। वो वोटर्स समाजवादी पार्टी के बजाय उन्होंने कांग्रेस तो को वोट दे दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, मैं मयंक भाई आ रहा हूं, ये बात कंप्लीट हो जाए मैं आता हूं आपके पास। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि जो गठबंधन 2017 में होना चाहिए था वो 2019 में हो गया, और जो 2019 में होना चाहिए था वो 2017 में हो गया? यानी कि लोकसभा चुनाव यहाँ पर कांग्रेस के साथ लड़ना चाहिए था और विधानसभा यहाँ पर बीएसपी के साथ लड़ना चाहिए था? बिल्कुल। अगर अखिलेश यादव और मायावती ने 2017 का चुनाव मिलकर लड़ा होता, या दोनों ने 2022 का चुनाव मिलकर लड़ा होता, तो परिणाम परिस्थिति दूसरी हो जाती। लेकिन हुआ क्या, आप दो क्षेत्रीय दलों ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर दिया, तो बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब हो गई कि सपा और बसपा दोनों क्षेत्रीय दल हैं, दोनों की विचारधारा, दोनों की सियासी मानसिकता लगभग एक जैसी है और ये एकजुट होकर के आए हैं। इसका नुकसान हुआ। देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 195 के आसपास सीटें इस देश में ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है और तीसरा कोई नहीं होता। 195 से 196 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों का सीधा मुकाबला होता है। तो अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में एक हो गई, देखिए अब मायावती एक अलग चुनाव लड़ेंगी, मायावती अपने प्रत्याशी उतारेंगी, लेकिन आज आपकी ही रिपोर्ट है कि मायावती के पास 10 सांसद है। एक अफजाल अंसारी को तो अखिलेश यादव ने पहले ही टिकट दे दिया, 3 सांसद कांग्रेस के संपर्क में है, 3 सांसद सपा के संपर्क में है, तो बसपा के 7 सांसद तो ऐसे ही कम हो जाते हैं। और जब सिटिंग एमपी पार्टी छोड़ देगा, दल बदल कर लेगा, तो उस क्षेत्र के वोटर्स की बसपा में जो विश्वास है वो भी कमजोर होगा। बसपा को प्रत्याशी तलाशने पड़ेंगे नए सिरे से। और आज की तारीख में बसपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अब हो सकता है कि मयंक जी यहां पर ये कह दे कि चंद्रकांत जी आपको वोट प्रतिशत देखना चाहिए मायावती का। मैं वोट प्रतिशत की बात भी कर लूंगा, लेकिन मायावती की पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। 400 विधानसभा सीटों वाले उत्तर। काउंटर करना चाह रहे होंगे शायद आपकी बातों का, कुछ कहेंगे जरूर, बोलिए। काउंटर हम कुछ नहीं करना चाहेंगे, काउंटर बस इतना है चंद्रकांत जी से
कि आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे, हम इतिहास के आंकड़ों पर ही जिक्र करते हैं और जो आंकड़ा सामने आता है उसी पे चर्चा करते हैं। 2012 का चुनाव देख लें, 2014 का चुनाव देख लें, 2017 का चुनाव देख लें, 2019 का चुनाव देख लें, 2022 का चुनाव देख लें, दर बदर यानी दिन ब दिन वोट प्रतिशत पार्टियों का घटा है। चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लेकिन वहीं पर बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं घटा है। इसे आप हम और आप कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता है। साथ में 2017 में दो गठबंधन एक साथ आए, दो लड़कों की जोड़ी फेमस हुई, कहा गया बहुत वोट आएंगे और इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट हुआ। 2017 में दोनों की राहें जुदा हुई, दोनों अलग हो गए, दोनों से बहुत दिनों तक बात नहीं हुई। फिर 2019 में, फिर 2022 में, लेकिन मयंक जी, ये चीजें हम उसी की तो बात कर रहे थे। देखिए चंद्रकांत, हम उसी की तो बात कर रहे थे कि 2017 में जो गठबंधन हुआ वो 2019 में होना चाहिए था, 2019 में जो हुआ वो 17 या 22 में होना चाहिए था। हम इसी की बात करें। बात आपने 2012 की तो 2012 में अखिलेश यादव ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बिल्कुल पहली मायावती की सरकार गई थी। हाँ। पहली बात, मायावती की सरकार को हटाकर अखिलेश यादव ने सरकार बनाई थी। दूसरी बात, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो सेक्युलर वोटों का बंटवारा हुआ। जिन वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए था उन वोटों का बंटवारा हुआ। वक्त आया जब आपके 2017 में अखिलेश यादव सत्ता में थे, और आपको भी याद होगा कि पार्टी और परिवार के भीतर की परिस्थितियां क्या चल रही थी। उस समय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता किस कंफ्यूजन में था, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने उस वक्त भी बड़ा दिल दिखाया। कांग्रेस को 100 सीटें उन्होंने दी। जानकार तो यहां तक दावा करते हैं कि अखिलेश यादव को 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन अखिलेश यादव ने 100 सीटें दी। ये भी सियासत में इतना बड़ा दिल दिखाना भी बड़ी बात होती है मयंक जी। उसके बावजूद 100 सीटें देने के बावजूद जब वो सफलता, देखिए राजनीति सफलता और असफलता का खेल है। कल भी मैंने इस बात को जोर देकर कहा था, आज भी मैं इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि जीत और हार चलती रहती है, लेकिन युद्ध इस बात से याद रखे जाएंगे कि गोली छाती पर खाई जाती है या पीठ पर खाई जाती है। दूसरी बात, 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन होता है, अगर उस गठबंधन में कांग्रेस शामिल हो जाती, कांग्रेस शामिल नहीं हुई, अगर वो शामिल हो जाती तो परिणाम दूसरे होते। मायावती 10 सीटें जीत गई, वो मायावती जो 2014 में 0 सीटों पर थी, 0 पर थी, वो 10 सीटों पर आ गई। तो किसके माध्यम से आ गई? मंच शेयर किया मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा ने। ये मंच शेयर किए गए, साथ में रैलियां हुई। 5 सीटें सपा को, 10 सीटें बसपा को। तो फायदा किसका हुआ? मायावती आखिर कैसे कह सकती है कि उनको गठबंधन का नुकसान हुआ? मायावती को तो प्लस हुआ, मायावती को तो 10 सांसद मिले। वो मायावती जिनके पास 0 सांसद थे, जिनके पास प्रतिनिधित्व नहीं था देश के निम्न सदन में, लोकसभा में बैठने का, उनको 10 सीटें अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के बाद मिली। और आपको याद होगा उस गठबंधन में आरएलडी भी शामिल थी, सपा और बसपा के गठबंधन में आरएलडी भी शामिल थी। तब मायावती को 10 सीटें मिली, अखिलेश को तो 5 सीटें मिली। और हमें नहीं भूलना चाहिए 2017 के बाद जब आपके गोरखपुर में और इधर आपके फूलपुर में जब लोकसभा उपचुनाव हुआ, तब भी गठबंधन हुआ था, तब गठबंधन को ही जीत मिली थी। लेकिन आज की तारीख में ऐसी कौन सी बात है जो मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहती? आखिर वो कौन सी वजह है जो सपा साथ आ रही है, कांग्रेस साथ आ रही है, तृणमूल कांग्रेस तमाम देश की पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो फिर मायावती जो केंद्र सरकार को लेकर तमाम नीतियों को लेकर असहमति जताती है, वो इस गठबंधन में शामिल क्यों नहीं हो रही है? जबकि अखिलेश यादव ने खुले मन से कह दिया था कि सबका स्वागत है, जो हमारे साथ आना चाहता है। मयंक भाई बिल्कुल, मयंक भाई क्या है, मायावती यहाँ पर ये सोच रही है क्या कि भाई हम अकेले लड़ते हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो केंद्र में सरकार में शामिल होंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, मीडिया के सामने आई थी, उन्होंने ये संकेत दिया कि भाई वो इस बार समर्थन नहीं करेंगी बाहर से, वो सरकार में शामिल होंगी। अगर 1-2 सांसदों की अगर यहाँ पर जीत जाती है, यहाँ पर कुछ सांसद मायावती, तो वो 1-2 सांसद, 2-4 सांसद, 5 सांसद जो भी जीते वो वहां पर सपोर्ट करने लायक रहे, बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ जाए। लग रहा है आपको? देखिए, मायावती जी अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। मैं पहले बात कहूंगा, चाहे एमपी का चुनाव आप देखिए, चाहे राजस्थान का चुनाव देखिए, मायावती ने साफ कहा था कि जो सत्ता में आएगा हमारा विधायक उसी को समर्थन करेगा। मायावती आज भी कहती हैं कि मैं खुलकर इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, अलग लड़ूंगी, और जो सत्ता में आएगा उसका समर्थन करूंगी। वहां पर कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। बात मायावती अपने तरीके की राजनीति करती है, अपनी राजनीति के लिए जानी जाती है।
और मायावती ने, आप सबको याद है 2022 का चुनाव देख लीजिए, कितनी विधानसभा पर मायावती अपने कैंडिडेट उतारकर समाजवादी पार्टी को डेंट मारा, सबको पता है। ये भी सबको खुला पता है कि अगर मायावती सपोर्ट करती तो समाजवादी पार्टी। लेकिन मयंक जी, आप जिन मायावती की बात कर रहे हैं, आप बार बार ये बात मैं देख रहा हूं, कल की डिबेट में भी आपने कहा, आज भी आप कह रहे हैं कि मायावती की राजनीति को मध्य प्रदेश में देखिए, मायावती को राजस्थान में देखिए। अरे भाई, मायावती की राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश है, तो मायावती को आप उत्तर प्रदेश में देखिए ना। और मयंक जी, थोड़ा सा व्यवहारिक बातों पर आइए, थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी पर आइए। आप लखनऊ देखिए, आप अमेठी देखिए, रायबरेली देखिए, कानपुर देखिए, जिस जिले में आपको देखना है आप देख लीजिए, और आप बता दीजिए कि बसपा का संगठन कहां है, बसपा के जिलाध्यक्ष कहां हैं। एक सेकंड मयंक जी, 2 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड दीजिए। आप बताइए बसपा का संगठन कहां है, बसपा के जिला प्रभारी कहां हैं, लोकसभा के प्रभारी कहां हैं। आप भी सड़क पर चलते हैं, हम भी सड़क पर चलते हैं। आप मुझे इतना बताइए कि आपको क्या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता की कोई होल्डिंग, पोस्टर, बैनर कहीं पर नजर आ रहा है क्या? आप मुझे याद करके बता दीजिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं कि आप 20 किलोमीटर के, 25 किलोमीटर के रास्ते में बसपा के किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने प्रदेश में होली, दिवाली, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, किसी पर्व की बधाई देने वाली होल्डिंग लगा दी हो। लेकिन आप देखिए भाजपा, एक मिनट, आपको भाजपा के होल्डिंग नजर आ जाएंगे, आपको समाजवादी पार्टी को, अनुज जी मैं बिल्कुल व्यवहारिक और ग्राउंड की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के होल्डिंग नजर आ जाएंगे, कांग्रेस के होल्डिंग नजर आ जाएंगे, लेकिन बसपा के किसी नेता की कोई तस्वीर क्यों नजर नहीं आती? जब हम बात करते हैं बसपा की तो मायावती महिला है, पार्टी की सुप्रीमो है, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। क्या मायावती ने अपनी पार्टी में महिलाओं की कोई सेकंड लीडरशिप डेवलप की है? क्या कोई लीडरशिप डेवलप है? आप मुझे ग्राउंड रियलिटी बताइए मयंक जी की बसपा की स्थिति क्या है। देखा होगा, बता रहे हैं वो, रुक जाइए। चंद्रकांत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मायावती इकलौती ऐसी नेता है देश की, आप इतिहास में उठा के देख लीजिएगा, ना कभी राम मंदिर जाती हैं, ना टोपी पहनती हैं, ना किसी मस्जिद जाती हैं, ना किसी सिख जाती हैं, ना गुरुद्वारे जाती हैं, लेकिन उनका 1% वोट बैंक कम नहीं होता। मायावती का कोऑर्डिनेटर, मायावती का एक बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है वो किसी के पास नहीं है। मायावती सिर्फ अंबेडकर मैदान में एक बार रैली करती हैं, जितना मायावती ने लखनऊ का मैदान फुल किया है, शायद अभी तक आपको इतिहास में याद हो, उतना जन समर्थन कोई नहीं इकट्ठा कर पाया है। चंद्रकांत जी, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, आप उस मायावती के वोटर को हल्के में नहीं ले सकते चंद्रकांत जी। जो मायावती एक बार प्रचार एमपी में करने नहीं जाती है, ना राजस्थान में, लेकिन सांसद जीत के आता है चंद्रकांत जी। आप पोस्टर, होर्डिंग चाहे जितनी कर लीजिए, आप रोड पे निकलने, आप झंडा, बैनर, पोस्टर ले लीजिए। मयंक जी, मायावती के पास मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई भी सांसद नहीं है, आज की तारीख में कोई भी सांसद नहीं है। विधायक हो सकते हैं, पिछली बार भी विधायक राजस्थान में जीते थे, राजस्थान में थे और सरकार में शामिल हो गए थे। हाँ, महाराष्ट्र में थे, जो कि अभी विधायक यहाँ भी जीते हैं। मैं सॉरी, विधायक की बात कर रहा हूँ, विधायक। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी भावनाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मयंक जी ये उत्तर प्रदेश है। आप मुझे उत्तर प्रदेश में मायावती के बाद 5 नेताओं के नाम बता दीजिए। मेरी बात नहीं है मायावती के पास नेता। अरे चंद्रकांत जी, मेरी बात पूरी करने देंगे आप? मायावती, अखिलेश यादव 10 बार प्रचार करने गए थे मध्य प्रदेश, कितनी सीटें आई? राजस्थान गए थे, कितनी सीटें आई? आप, मैं मायावती ने कितना प्रचार किया? मेरे सवाल का जवाब। आप बार बार मायावती को मध्य प्रदेश और राजस्थान लेकर क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मायावती की उत्तर प्रदेश की राजनीति मुझको समझाइए। आप मायावती उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं समझाइए। समझा रहे हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं। मायावती ने कितने फीसदी वोट मिले थे आप 2022 में बताइए मायावती को विधानसभा में? मायावती को 2022 में, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती 10 सीटें जीती और 19% वोट उनको मिला। मैं फिर कह रहा हूं, मैं वोट परसेंट पे कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा, लेकिन आप ये याद रखिए मयंक जी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी से गठबंधन था जी। ये भी मैं कहूंगा कि आप 2022 का चुनाव देखिए, जिस आप बात कर रहे हैं मायावती के उस गठबंधन की, आप 2022 का चुनाव देखिए कि मायावती ने अलग रह के कितना नुकसान पहुंचाया है, कितना नुकसान मायावती ने नुकसान पहुंचाया। मायावती 1 सीट जीती है उत्तर प्रदेश में, मयंक जी 1 सीट, 2014 में 0,
देखिए अनुज जी, मेरा जो सवाल था वो अभी भी अनुत्तरित रह गया है। मैंने मयंक जी से पूछा कि मायावती की पार्टी के 5 नेताओं के नाम बता दीजिए, महिलाओं में सेकंड लीडरशिप के नाम बता दीजिए। मुझे किसी जिले में, आपने कहा कि मयंक जी ने देखा है, बता रहे, मयंक जी ने कोई होर्डिंग नहीं देखी, कोई पोस्टर नहीं देखा, ये खुद जानते हैं, कुछ नहीं देखा जी। होर्डिंग और चुनाव नहीं जीते जाते। फिर मैंने कब कहा मयंक जी, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं, आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि, नहीं कह रहा है, हमारे मैं नहीं कह रहा, सुनिए मयंक जी थोड़ा सा आपके पास, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो, तो पी लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं होल्डिंग पोस्टर की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि होल्डिंग पोस्टर से चुनाव जीते जाते हैं मयंक जी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाएगी? अभी लोकसभा का चुनाव है चंद्रकांत जी, मायावती का वोट परसेंटेज ज्यादा है। फिर आप वोट परसेंटेज पे आ गए। समाजवादी पार्टी से ज्यादा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा। आप कांग्रेस के साथ इस बार गठबंधन कर रहे हैं, कांग्रेस के कितने सांसद हैं? 2 थे, एक हट गए। आज कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में, आज कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद नहीं है। मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही है, कोई सांसद नहीं है। अभी है, अरे मौजूदा स्थिति में है, लेकिन प्रैक्टिकली देखिए तो वो भी नहीं है। ठीक है, हम मानते 2 सीटें कांग्रेस जीती थी, 2 सीटें कांग्रेस जीती थी 2014 में, 2019 में 1 सीट जीती थी, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन 2009 में 21 सीटें जीती थी कांग्रेस, 2009 में 23 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी। राजनीति में परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। मैं आपसे पूछ रहा हूं, लखनऊ में, मयंक जी, लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा? कानपुर में कौन होगा? हरदोई में कौन होगा? आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, तो पार्टी हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं ना। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर है लखनऊ में, डिक्लेयर है। तो उन्होंने कर दिया, अभी बीजेपी ने नहीं किया। कोई जरूरी है राजनाथ लड़ेंगे या कोई लड़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि बसपा के 2 नेताओं के नाम बता दीजिए जो लखनऊ से टिकट मांग रहे हैं, इतना तो बता दीजिए। ये चंद्रकांत जी देखिए, बसपा अपनी तरह की रणनीति करती है, बसपा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। अरे आप फिर गलत जा रहे हैं। मैंने कल ही अनुज जी के साथ चर्चा में इस बात को डिकोड किया है, इस बात का पूरा मैंने बताया है कि मायावती वो नेता हैं जो 6 महीने पहले से विधानसभा और लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लेकिन आप इस बात को मेरी देखिए, तो फिर अब ठीक है, अभी मयंक जी मेरी बात से सहमत नहीं थे, अभी मयंक जी मेरी बात से सहमत नहीं थे। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वोट बैंक कम है, वोट बैंक ज्यादा, झंडे पोस्टर? अरे मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वोट परसेंट कम है, मैंने कहा कि पार्टी की सक्रियता कम है, सक्रियता कम है। अरे तो मायावती के सांसद जा रहे हैं, वो तो खबर आ रही है कि 10 सांसद 10 जा रहे हैं, वो अलग बात है। आज मायावती का उफान नहीं है, मायावती का वो ऑरा नहीं है जो पहले हुआ करता था। एक समय मायावती, अच्छा, इतना उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, पूरे देश में, मायावती कहाँ है? मायावती नहीं, ठीक है, चलिए मायावती से ऊपर उठते हैं। ठीक है, मायावती पे लंबा डिस्कशन हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अनुज जी, बात मायावती की नहीं है, हाँ कल बड़ा दिन है और कल के बड़े दिन क्या, बात मायावती की नहीं। उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित वोटर है जो जाटव और गैर जाटव में बटा हुआ है। बिल्कुल मायावती जाटव बिरादरी से आती है, 12% वोट है उत्तर प्रदेश में। लेकिन चंद्रशेखर भी जाटव बिरादरी से आते हैं, चंद्रशेखर भी उस 12% जाटव वोटर्स की नुमाइंदगी करते हैं। और अगर चंद्रशेखर राहुल और अखिलेश के इस गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, अगर चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ जाते हैं, तो मायावती के लिए सीट तो छोड़ दीजिए, अपने वोट प्रतिशत को संभाल कर रख पाना भी बड़ी चुनौती होगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक मिनट मना कर रहे हैं, मयंक जी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ना गलत कह रहे हैं। मैं बहुत इतिहास पे फिर जाऊंगा, फिर पुराने जिक्र करूंगा, चंद्रकांत जी को अच्छा नहीं लगेगा। जो मोदी की सबसे बड़ी लहर विश्व स्तर पे, वो मायावती को 19% वोट बैंक को नहीं हिला पाई, तो मैं नहीं मानता कि कोई लहर हिला पाएगी। आगे क्या होगा ये तो भविष्य में है, लेकिन कहने का मतलब ये है चंद्रकांत, लेकिन कहने का मतलब ये है नहीं है, हाँ, कि भाई मायावती का अपना एक कोर वोटर है जो कहीं छिटकता नहीं है, और वो केवल और केवल जाता है और हाथी उसको देखता है, नीला झंडा दिखता है, उस पर वो अंगूठा दबा देता है, उंगली दबा देता है,
बात खत्म हो जाती है। इसीलिए शायद मत प्रतिशत उनका लगातार बरकरार रहा है, सीटों में वो तब्दील नहीं हो पाता, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो हमने देखा है। अनुज हाँ, जी, हाँ, यादव वोटर्स जो है, यादव वोटर्स, वो भी सिर्फ साइकिल देखता है, वो भी सिर्फ समाजवादी पार्टी देखता है, ठीक है। इस देश में 90 के दशक तक, अगर मैं कहूं कि 88-89 तक, इस देश के जो ब्राह्मण थे, इस देश के ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस से बड़ी पार्टी, कांग्रेस से अच्छी पार्टी, कांग्रेस से सच्ची पार्टी कोई नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, 5 बार इस उत्तर प्रदेश को कांग्रेस ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए, उसके बावजूद कांग्रेस वोटर्स आज मायावती के पाले, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पाले में नहीं है। यही ब्राह्मण वोटर्स 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के नाम पर दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, इन तीनों ने मिलकर मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। यही ब्राह्मण 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ गए तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। यही ब्राह्मण पूरी ताकत के साथ 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं किसी एक जाति की, एक धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये जो कॉम्बिनेशन बनाने निकले हैं, आप सोचिए, अगर कांग्रेस ब्राह्मणों के 2% वोट को भी अपने पाले में करने में कामयाब हो गई, अगर यादव मुस्लिम वोटों का बंटवारा न हुआ, अगर चंद्रशेखर राहुल अखिलेश के साथ आ गए, ये सारी स्थितियां अभी अगर पर हैं। लेकिन कल 25 फरवरी है अनुज जी, आप खुद आगरा में मौजूद होंगे, आप खुद ग्राउंड से हमें एक एक रिपोर्ट बता रहे होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आगरा से एक बड़ा संदेश निकल करके आएगा। आगरा का जो कल का कार्यक्रम है, ये कल एक नई चर्चा को जन्म देगा और कल वहां जो कुछ बोला जाएगा, कल वहां राहुल, प्रियंका, अखिलेश जो कुछ बोलेंगे, वो एक बड़ा संदेश होने वाला है।